जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। माँ पटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में आपके एग्जाम हो चुके हैं बीए सेकंड सेमेस्टर में जियोग्राफी के। जियोग्राफी में आपका एग्जाम किसका था? ह्यूमन जियोग्राफी का। तो ह्यूमन जियोग्राफी का एग्जाम था। तो इस क्लास में क्या सर, तो आंसर की है आप लोगों का। इसमें 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने आपके सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, जितने भी माँ पटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर के बच्चे हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय है, आप लोगों का एग्जाम 17 जून 2026 को है। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में 25 जून 2026 को बीए सेकंड सेमेस्टर में ह्यूमन जियोग्राफी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो क्या सर जी यहाँ से क्वेश्चन आएगा क्या? 100% ये मेरी गारंटी है, अगर आपने क्लास अटेंड किया। अच्छा, एग्जाम होने के बाद अभी आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा। एग्जाम होने के बाद जब आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन अगर आएंगे यहाँ से, तब आपका आ करके बीए सेमेस्टर वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब ये एक क्लास है, अभी मैंने और सारे क्लासेस करा रखे हैं। जो भी बच्चे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय के हैं और महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के, यहाँ पर देखेंगे जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा कर रखे हैं ह्यूमन जियोग्राफी के। अगर ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपने कवर कर लिए एग्जाम से पहले, तो गारंटी है मेरी, यहाँ से आपका 100% गारंटी के साथ यहाँ से आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, ये जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे तब आके सब्सक्राइब कीजिएगा, तब कमेंट करिएगा हाँ सर आपने जो बताया था यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी माँ पटेश्वरी विश्वविद्यालय के बच्चे हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये बुकलेट सीरीज हम लोग सी सॉल्व कर रहे हैं। आपका ए होगा, बी होगा, या फिर कितने बच्चों का डी होगा, क्योंकि यहाँ पे सी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बुकलेट सीरीज से क्या होता है सर, तो बुकलेट सीरीज से क्वेश्चन जो होता है वो नीचे ऊपर हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। पहला क्वेश्चन 6वें नंबर पे रहेगा, या 25वें नंबर पे रहेगा, या 49वें नंबर पे रहेगा। इस तरीके से बुकलेट सीरीज के चेंज होने की वजह से क्वेश्चन नीचे ऊपर हो जाते हैं। हालांकि जो क्वेश्चन होते हैं सभी में सेम होते हैं, कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं रहता, सब में सेम होते हैं, लेकिन ऊपर नीचे क्वेश्चन रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अपना आंसर की मिला लेंगे, और जिनका एग्जाम है, जैसे आपका सीसीएसयू में एग्जाम है, एमजेपीआरयू में एग्जाम है, वो बच्चे इस क्लास को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि संभववाद की विचारधारा किसके विरोध में उत्पन्न हुई। तो जो संभववाद की विचारधारा है, ये पूछ रहा किसके विरोध में उत्पन्न हुई थी, तो नियतिवाद के विरोध में उत्पन्न हुई थी संभववाद की विचारधारा। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें आपसे पूछा गया है, ला जियोग्राफी ह्यूमन नामक पुस्तक किसने लिखी। ला ह्यूमन जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी गई है जीन ब्रुन्स के द्वारा। यहाँ जीन ब्रंस लिखा हुआ, इनका पूरा नाम है जीन ब्रुन्स। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 3। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है नवनियतिवाद की विचारधारा का जनक किसको माना जाता है। या फिर डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है कि नवनियतिवाद की विचारधारा किसने दिया है, नवनियतिवाद विचारधारा के समर्थक कौन है। तो ग्रिफिथ टेलर को नवनियतिवाद विचारधारा का जनक माना जाता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 आपसे इसमें पूछा गया था, रुको और जाओ नियतिवाद किस विचारधारा से संबंधित है। रुको और जाओ नियतिवाद जो विचारधारा है, यह संबंधित है आपका नवनियतिवाद विचारधारा से। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, पूछा गया है यातायात पुलिस की संज्ञा किस विचारधारा को दी जाती है। यातायात पुलिस की संज्ञा है ना, किस विचारधारा को दी जाती है, तो यह नवनियतिवाद विचारधारा को दी जाती है। पुलिस की यातायात पुलिस की संज्ञा यानी रुको और जाओ। ठीक है ना, रुको और जाओ की जो संज्ञा है वो नवनीतिवाद को दी जाती है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है, विश्व की अधिकांश जनसंख्या किस भाग में केंद्रित है। विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या है, यह आपके समशीतोष्ण क्षेत्र में निवास करती है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पेपर है ना, बहुत ही बच्चों का डाउट रहता है। यहाँ थोड़ा 10 सेकंड के लिए मैं आपको रोकूंगा। 7607574584। ठीक है, 584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आपको व्हाट्सअप पर सेंड कर देना है, और अपना डाउट क्लियर कर लेना है कि सर ये क्वेश्चन में मुझे लग रहा है ये गलत है, इसमें यह आंसर बताया गया है, मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए। उसका भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है ना, तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप व्हाट्सअप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें इसमें क्वेश्चन नंबर 7,
इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या का वितरण को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक नहीं है। तो इसमें देखें जलवायु है, खनिज एवं संसाधन और मृदा। ये क्या है? ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक हैं, लेकिन साक्षरता दर इसमें नहीं है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित क्षेत्र में विश्व की सबसे जनसंख्या घनत्व पाई जाती है, विश्व की सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाई जाती है किस क्षेत्र में? तो यह आपकी पाई जाती है उष्ण मरुस्थल में। ठीक है ना, क्या कह रहा है? विश्व की सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाई जाती है कहाँ पर? उष्ण मरुस्थल में। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में, ठीक है, विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है वह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मानवीय कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है कौन सा मानवीय कारक? तो परिवहन एवं व्यापार जो है, ठीक है, परिवहन एवं व्यापार जो वितरण है यह मानवीय कारक को प्रभावित करता है। मानवीय कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, परिवहन एवं व्यापार। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 11। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवास का सबसे प्रमुख कारण क्या है? प्रवास, प्रवास माने क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना तो प्रवास होता है। तो प्रवास का सबसे प्रमुख कारण होता है रोजगार का अवसर। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, रोजगार के लिए ही व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करता है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रवासन का प्रमुख कारण नहीं है। प्रवासन का प्रमुख कारण क्या नहीं है? देखिए आर्थिक कारण है, युद्ध एवं आंतरिक विद्रोह और तापमान एवं वर्षा, इन तीनों के कारण प्रवासन होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन तकनीकी कारण के नहीं, तो सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में अधिकांश प्रवास होता है, भारत में अधिकांश प्रवास गांव-गांव में होता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए प्रश्न नंबर 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पूछा गया है कि ब्रेन ड्रेन कारण का क्या अर्थ है? ब्रेन ड्रेन कारण का अर्थ क्या है ना? तो इस कारण का अर्थ होता है कुशल श्रमिकों का पलायन। ब्रेन ड्रेन का अर्थ क्या होता है? कुशल श्रमिकों का पलायन। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है कि अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं? अनुकूलतम जनसंख्या उसे कहते हैं जो जनसंख्या संसाधन की तुलना में बराबर होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न नंबर 16। इसमें आपसे पूछा गया है अति जनसंख्या का अर्थ है, अति जनसंख्या को ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। तो ओवर पॉपुलेशन का अर्थ होता है जनसंख्या संसाधन की तुलना में अधिक होना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है कि उल्प जनसंख्या किसे कहते हैं? ठीक है ना, उल्प जनसंख्या को क्या कहते हैं? उल्प जनसंख्या यानी अंडर पॉपुलेशन। तो अंडर पॉपुलेशन किसे कहा जाता है? तो अंडर पॉपुलेशन जनसंख्या संसाधन की तुलना में जब कम होती है तो उसे उल्प जनसंख्या या अंडर पॉपुलेशन कहते हैं। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं? ग्रामीण अधिवास किसे कहा जाता है? तो ग्रामीण अधिवास वह अधिवास होता है जिसकी अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप में लगी होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से ग्रामीण अधिवास का प्रकार नहीं है। ग्रामीण अधिवास का प्रकार है, ग्रामीण अधिवास जो होते हैं वो सघन होते हैं, अर्ध सघन भी होते हैं, प्रकीर्ण होते हैं, लेकिन रेखीय आपके नहीं होंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है ना, ग्रामीण अधिवास का प्रकार नहीं है, रेखीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से नगर की विशेषता नहीं है। इसमें से नगर की विशेषता क्या नहीं है? तो नगर जो होता है जिसकी अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप में लगी हो, यह आपके नगर की विशेषता नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है कि पुराणों के अनुसार पृथ्वी को कितने महाद्वीपों में विभाजित किया गया था? तो पुराणों के अनुसार पृथ्वी को 7 भागों में विभाजित किया गया था। सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 21 का।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर पूछा गया है, पुराणों के अनुसार भारत देश किस महाद्वीप का भाग है? पुराणों के अनुसार जो हमारा प्यारा देश भारत है, यह आपका जम्बू द्वीप का भाग है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे गाते हैं ना, जम्बू द्वीपे भरत खंडे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 इसमें देख लीजिएगा, वेदों में पृथ्वी को किस आकार में वर्णित किया गया है? वेदों में पृथ्वी का आकार पूछ रहा है, ठीक है ना। वेदों में हमारी जो पृथ्वी है उसको गोलाकार वर्णित किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है कि किस भारतीय ग्रंथ या फिर किस भारतीय दर्शन में भारत के पर्वतों, नदियों और जनपदों का उल्लेख मिलता है? तो यह महाभारत में मिलता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, किस प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ता ने जम्बू द्वीप का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया था? तो वराह मिहिर ने, ठीक है ना। किस प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ता ने? तो वराह मिहिर ये प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने जम्बू द्वीप का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 आपसे पूछा गया है, किस भारतीय वैदिक ग्रंथ में उल्लेखित है कि पृथ्वी सदा स्थिर है? तो यह आपका ऋग्वेद में उल्लिखित है कि पृथ्वी सदा स्थिर है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर पूछा गया है, नियतिवादी की विचारधारा का जनक किसे माना जाता है? नियतिवादी यानी डिटर्मिनिज्म की जो विचारधारा का जनक है ये माना जाता है फ्रेडरिक रैटजेल को। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 28, इसमें आपसे पूछा गया है कि नियतिवादी के अनुसार मानव और पर्यावरण के बीच संबंध कैसा होता है? तो पर्यावरण मानव की गतिविधियों को निर्धारित करता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 पूछा गया है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना किसने की? एंथ्रोपोजियोग्राफी लिखी गई है फ्रेडरिक रैटजेल के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30 पूछा गया है आपसे, नियतिवाद की विचारधारा किससे संबंधित है? नियतिवाद की विचारधारा संबंधित है जर्मन स्कूल से। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 पूछा गया है, निम्न भूगोलवेत्ताओं में से किसका संबंध नियतिवाद से है? ठीक है, तो नियतिवाद विचारधारा का जो संबंध है, एलन चर्चल सैम्पुल इनका पूरा नाम है ना। एलन कुमारी, यानी ये इनको शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, कुमारी सैम्पुल नियतिवाद से संबंधित हैं। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 32, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन्फ्लुएंसेज ऑफ जियोग्राफी एनवायरमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? ठीक है, इतना याद रखना है आपको। इस पुस्तक को लिखा गया है किसके द्वारा? कुमारी सैम्पुल के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 33, कि मानव प्रकृति का उत्पाद है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? मानव प्रकृति का उत्पाद है, यह विचारधारा नियतिवाद से संबंधित है, डिटर्मिनिज्म से। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है, नियतिवाद के अनुसार पर्यावरण की भूमिका है। नियतिवाद के अनुसार जो पर्यावरण है इसकी जो भूमिका है वह निर्धारक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है, अच्छा यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 बच्चे ने लिखा है, यहाँ 36 यहाँ पर आपका देखेंगे टाइपिंग में गलती हो गई है, कोई बात नहीं, बच्चे ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। ये आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, 36 नहीं है। ठीक है, तो संभववाद का जनक किसे माना जाता है? पोस्टमोलिज्म की अवधारणा किसने दी थी? संभववाद की अवधारणा किसने दी थी? या फिर संभववाद का जनक किसे माना जाता है? ब्लाड डीला ब्लांस को माना जाता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर, 36 नंबर क्वेश्चन है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? संभववाद शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किया गया था लूसियन फैब्रे के द्वारा। इसमें सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। ये 36 नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है ना, संभववाद शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो लूसियन फैब्रे ने किया था, लेकिन जो संभववाद की अवधारणा है वो ब्लाड डीला ब्लांस के द्वारा दिया गया था। ये आपको याद रखना है। जो पॉसिबलिज्म है, संभववाद है, इसके जनक माने जाते हैं ब्लाड डीला ब्लांस। ठीक है ना, लेकिन जो शब्द प्रयोग किया गया था वो सबसे पहले लूसियन फैब्रे के द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है। दोनों क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि ये एक ही है, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया ना, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37, इसमें आपसे पूछा गया है, मानव प्रकृति का विरोधी नहीं बल्कि उसका पुनर्निर्माता है, यह विचार किस दर्शन का है?
तो यह जो विचार है यह संभववाद विचार दर्शन का है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है बुलाल डी ला ब्लांस को का प्रसिद्ध वाक्य क्या है ना। बुलाल डी ला ब्लांस का प्रसिद्ध वाक्य है प्रकृति सीमाएं तय करती हैं पर मनुष्य के चुनाव पर निर्भर करता है। ठीक है, ये इनका बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन राइट है 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है निम्न भूगोलवेत्ताओं में से कौन संभववाद का समर्थक नहीं है। संभववाद के समर्थक हैं बुलाल डी ला ब्लांस, डिमांजिया और लूसियन फेब्रे। फ्रेडरिक रेटजेल इसमें नहीं है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का यानी 39 का, है ना। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल के 3 मूल तत्व क्या हैं, भोजन, वस्त्र और आवास। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 आपसे पूछा गया है 41 की निम्न लिखित में से, है ना, ये अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः पशुचारण करती है। पशुचारण यानी पशुओं को चराती है। तो जो आपकी किर्गिज जनजाति है ये पशुचारण करती है यानी पशुओं को चराती है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 42 42 नंबर। बुशमैन जनजाति का प्रमुख व्यवसाय है। बुशमैन जनजाति का प्रमुख व्यवसाय शिकार है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका यानी हंटिंग। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर। पिग्मी जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है। तो जो आपकी पिग्मी जनजाति है बाबू ये आपके निग्रोटो से संबंधित है, निग्रोटो प्रजाति से। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 44। इसमें पूछा गया है 44 निम्नलिखित में से किस जनजाति का निवास क्षेत्र विषुवत रेखीय क्षेत्र में है। तो जो आपके पिग्मी हैं और सेमांग हैं, ठीक है, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में निवास करते हैं। इसमें डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 45 नंबर। निम्न में से पिग्मी जनजाति की प्रमुख विशेषता है। पिग्मी जनजाति की प्रमुख विशेषता होती है इनका बौना कद होता है, छोटे कद के होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 45 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 46 46 नंबर क्वेश्चन है गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। कहाँ पर गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो ध्यान रखेंगे जो गोंड जनजाति है ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रहती है। 46 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। ठीक है ना, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। प्रश्न नंबर 47 आपसे पूछा गया है कि यहाँ थारू जनजाति निवास करती है। थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। तो तराई क्षेत्र में। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण करती है। पशुचारण यानी पशुओं को चराती है। तो किर्गिज जनजाति के साथ साथ जो गद्दी जनजाति है ये भी पशुचारण करती है यानी पशुओं को चराती है। 48 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है भारत की कौन सी जनजाति और उसका निवास क्षेत्र सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जनजाति का नाम दिया है, यहाँ निवास क्षेत्र का नाम दिया गया है। तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। तो क्या यह सही है, बताइए। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जो गद्दी जनजाति है हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। दोनों करेक्ट है। भोटिया जनजाति असम में निवास नहीं करती है। भील जनजाति राजस्थान में निवास करती है। बिल्कुल करेक्ट है। तो सी ऑप्शन आपका गलत है क्वेश्चन नंबर 49 का। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया भारत की अधिकांश जनजाति निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है। तो यह आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है भारत की अधिकांश जनजातियां। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 51 51 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली में शोक मनाती है। तो जो आपकी थारू जनजाति है यह दीपावली में शोक मनाती है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 52 नंबर क्वेश्चन है कि देवी पाटन मंडल में सबसे अधिक थारू जनजाति किस जिले में निवास करती हैं। तो 1991 में जब जनगणना हुई थी तो जो बलरामपुर है इसमें लगभग 15,000 से अधिक जो यहाँ पर थारू जनजाति है वो बलरामपुर में सबसे अधिक मानी गई। उसके बाद आपका बहराइच आता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे, बी नहीं। ठीक है, बहराइच आपका सेकंड नंबर पे आता है, अब फर्स्ट नंबर पर आपका बलरामपुर आता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का। ठीक है ना,
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 53। इसमें पूछा गया है संथाल जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो जो संथाल जनजातियां होती हैं इनका मुख्य व्यवसाय है कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है क्वेश्चन नंबर 53 का। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 54, 54 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है कौन। भील जनजाति है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन या फिर इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे पूछता है एग्जाम में कि भारत में सर्वाधिक, ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन सी जनजाति पाई जाती है, कौन सी जनजाति का संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है, तो भील जनजाति है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 55 का। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल, 54 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, भील जनजाति। ठीक है, चलिए 55 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बिहार। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पूर्वयुक्त सघन ग्रामीण अधिवास पाया जाता है तो गंगा के मैदान में, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 56 यानी 56 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है कि आदिम अर्थव्यवस्था का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है। आदिम अर्थव्यवस्था का सबसे प्राचीन रूप पूछा है तो खाद्य संग्रहण है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 57 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। भारत में झूम कृषि होती है, झूम खेती होती है, बिल्कुल करेक्ट है। इंडोनेशिया में लडांग कृषि होती है, बिल्कुल करेक्ट है। फिलीपींस में काइगिन खेती होती है, बिल्कुल करेक्ट है। ब्राज़ील में तमराई खेती नहीं होती है, डी ऑप्शन आपका क्या है, सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, विश्व में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन देश कौन सा है। सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन विश्व में पूरे चाइना सबसे ज़्यादा करता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 60। इसमें आपसे पूछा है कि सांस्कृतिक क्षेत्र शब्द से क्या अभिप्राय है। सांस्कृतिक क्षेत्र शब्द से अभिप्राय है समान सांस्कृतिक लक्षणों, भाषा, धर्म, रीति रिवाज वाला क्षेत्र, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 61। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रमुख भाषा परिवार है। आस्ट्रिक, द्रविड़ और चीनी तिब्बती, ये सभी आपके भारत की प्रमुख भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। भारत की प्रमुख भाषा परिवार में या फिर भारत की प्रमुख जो भाषा परिवार है इसमें 5 प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा धर्म अनुयायियों की संख्या में कौन सा है। तो यह भी मैंने आपको बताया था, ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। विश्व का सबसे बड़ा धर्म यानी विश्व में सबसे ज़्यादा मानने वाले जो धर्म के लोग हैं वो ईसाई धर्म के लोग हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें आपसे पूछा गया है भारत का कौन सा राज्य जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। तो यह आपका आंध्र प्रदेश है जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 63 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। मलयालम तेलंगाना में नहीं बोला जाता है। कन्नड़ भाषा कर्नाटका में बोली जाती है। तमिल भाषा तमिलनाडु में बोली जाती है। मलयालम आपका केरला में बोला जाता है, ठीक है ना, तेलंगाना में नहीं बोला जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 65। इसमें आपसे क्या पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सांस्कृतिक क्षेत्र के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो एक जैसा रहन सहन, खान पान और पहनावा, भाषा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि उर्दू भाषा का जन्म निम्नलिखित में से किस भाषा से हुआ है। उर्दू भाषा का जन्म हिंदी भाषा से हुआ है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार है। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार होता है शारीरिक लक्षण, बी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 67 का, यानी 67 नंबर क्वेश्चन का। प्रश्न नंबर 68 है, 68 नंबर, निम्नलिखित में से मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का प्राथमिक आधार नहीं है। प्राथमिक आधार कौन सा नहीं होता है। तो बाल, त्वचा और खून, ये प्राथमिक आधार होते हैं। भोजन आपका इसमें नहीं होता है, डी ऑप्शन राइट है 68 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 69 पूछा गया है निम्नलिखित में से उत्तर भारत में निवास करने वाली मानव प्रजाति कौन सी है। उत्तर भारत में निवास करती है काकसाइड प्रजाति, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 70 है कि ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों की उत्पत्ति स्थल माना, कहाँ से माना है। तो मध्य एशिया को माना है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 70 का।
प्रश्न नंबर 71 आपसे पूछा गया है कि त्वचा के आधार या फिर त्वचा के रंग के आधार पर विश्व की प्रजातियों को कितनी भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। 71 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे 72 नंबर, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन किस मानव प्रजाति के हैं? तो रेड इंडियन मंगोलॉयड प्रजाति के हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 73 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एस्किमो जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो एस्किमो जो जनजाति है यह आपका निवास करती है आर्कटिक क्षेत्र, जैसे ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है जो क्वेश्चन नंबर इसमें 73 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है 74 नंबर क्वेश्चन कि इग्लू निम्नलिखित में से किस जनजाति का पारंपरिक घर है? तो इग्लू एस्किमो का पारंपरिक घर है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7607574584। ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ जनजाति का नाम दिया है, निवास क्षेत्र बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, बिल्कुल करेक्ट है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है, बिल्कुल करेक्ट है। सेमांग जनजाति मध्य अमेरिका में निवास नहीं करती है, कहाँ रहती है सर? तो मलेशिया में। ठीक है, मलेशिया में कहाँ सर? तो मलेशिया में ये आपके रहती हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया में ये निवास करती हैं सेमांग जनजाति। ठीक है, बाकी याद रखिएगा जो पिग्मी जनजाति है कांगो बेसिन में निवास करती है, ये भी आपका करेक्ट है। तो सी वाला आपका सुमेलित नहीं है, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।